हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट बाय और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे झरने के बारे में जहाँ पानी नहीं बल्कि लाल खून बहता है। अब ये खून किसका है, क्यों बह रहा है, जानने के लिए बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन सा देश है जहाँ साल के 365 दिनों में 300 दिन आसमान में ऐसी चमचमाती और कड़कड़ाती बिजलियों की बारिश होती रहती है। गौर से देखिए इस दृश्य को। आखिर दुनिया में कब से ऐसे बुलबुले झागों वाला समुद्र आ गया? यही नहीं दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानोगे उस खौफनाक मंजर की कहानी जहां मौत अपने शिकार का पीछा करके उन्हें अपने पंजे के जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेती है। आई नो आप ये सब सुनकर ऑलरेडी एक्साइटेड हो, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल्ड वियर्डेस्ट नेचुरल फिनोमेना। नंबर 1, बिना खंबे के बिजली की बारिश। दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि बिजली एक जगह दो बार नहीं गिरती? अगर सुना है तो गलत सुना है मेरे भाई, क्योंकि हमारी दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ दशकों से कड़कड़ाती बिजली के झटके खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट यही वजह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस जगह को प्लेस ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लाइटनिंग का खिताब दे दिया है। और वो जगह और कोई नहीं बल्कि वेनेजुएला देश है, जहां एक साल में 300 दिनों तक 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लाइटनिंग स्ट्राइक्स अपना जलवा दिखाकर लोगों के होश उड़ा देते हैं। और तो और इन बिजली कड़कने भड़कने को दुनिया भर में बीकन ऑफ मैराकाइबो, कैटाटुम्बो लाइटनिंग और एवरलास्टिंग लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में दिन के ढलते ही लेक मैराकाइबो पर बिजली की दहाड़ गूंजने लगती है, यानी यहाँ नेचुरली प्रोड्यूस्ड बिजली 9 घंटों तक हजारों फ्लैशेस के रूप में तांडव का प्रदर्शन करती है। यही नहीं, अक्टूबर के महीने में वेनेजुएला की बिजली का मंडोरा की लाइटनिंग की गिनती हर मिनट तकरीबन 28 लाइटनिंग फ्लैशेस मारती है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये लाइटनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इन्हें 400 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। यानी मुंबई में बैठे बैठे आप सूरत की डिस्टेंस पर होने वाली लाइटनिंग शो का आनंद ले सकते हो। और यही वजह है वेनेजुएला की इस चीखती दहाड़ती बिजली को देखने कई टूरिस्ट हर साल वेनेजुएला की गलियों में भटकते हैं। और यही कारण है वेनेजुएला की गवर्नमेंट अब इस साइट का नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में दर्ज करवाना चाहती है। लेकिन इस नेचुरल बिजली की घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी खबर किसी को नहीं है। मतलब कई साइंटिस्ट ने सन 1960 में इसका कारण वेनेजुएला के यूरेनियम डिपॉजिट को बताया था, जिससे लाइटनिंग अट्रैक्ट होती थी। और अब कई इसे यहाँ की ठंडी ठंडी और गरम गरम हवाओं के मिसमैच को बता रहे हैं, पर इनमें से कोई भी अनुमान अब तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। नंबर 2, खूनी नदी। ये है अंटार्कटिका पर बिछे बर्फ की चादर को फाड़कर बहने वाला खूनी झरना। पर ये खून किसका है और कहां से आया? चलिए बताता हूं मैं आपको इसका राज। इस खूनी झरने का बहना कई सदियों से चला आ रहा है और इस निसर्ग के इस महाविचित्र हादसे को लोग ब्लड फॉल बुलाते हैं। पर हम इंसानों को इसकी सबसे पहली खबर सन 1911 में लगी थी, जब जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर अपनी जान हथेली में लेकर इन वादियों की छानबीन के लिए पहुँचे। तब इनकी मुलाकात इस खून से लथपथ ग्लेशियर से हुई। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने इस खून भरे ग्लेशियर को अच्छे से जांचा परखा और ये नतीजा निकाला कि ये खूनी झरना असल में खून से नहीं, रेड एल्गी यानी एक तरह की खून जैसी लाल लाल दिखाई पड़ने वाली काई से भरा है। और हम नादान भोले भाले लोगों ने इनकी इस बात को पिछले 100 साल से माना हुआ था। पर यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का, फेयरबैंक्स एंड कोलोराडो कॉलेज की एक टीम ने इस गहरे रहस्य के ऊपर अपने ज्ञान का प्रकाश डालकर हम नादानों की इस गलतफहमी को दूर कर दिया। इन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगाया कि ये लाल झरना एक्चुअली में एक नमकीले पानी से भरी झील से आता है। आयरन के ऑक्सीजन में घुलकर जंग लगने पर लाल होता है। तो अब समझे, ये असल में एल्गी या खून नहीं है। नंबर 3, बर्फीली सुनामी। अब जब हम बर्फ के टॉपिक की बात कर रहे हैं तो हम बर्फ की सुनामी को कैसे भूल सकते हैं? हालांकि इस तरह के बर्फीले सुनामी का आना बहुत ही दुर्लभ होता है, तो इससे होने वाला खतरा भी बहुत दुर्लभ है। जब कनाडा में इस आए सुनामी ने अपने पैर पसारे तो कई आसपास के वेकेशन कॉटेजेस तबाह हो गए। यही नहीं, मिनेसोटा में तो इस सुनामी ने कई घरों की दीवारों को तोड़ फोड़ कर घर में एंट्री मार ली थी और साथ ही यहाँ के किनारों पर 3 फीट गहरी चादर चढ़ा दी थी। इस आए सुनामी ने लेक एरी के किनारों पर तो तबाही मचाई थी, साथ ही इसने स्कूल, बिजनेस, रास्ते और घरों की लाइट सब कुछ एक ही झटके में बंद करवा डाला। पर ये सुनामी एक्चुअली कैसे आती है? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि जब किसी लेक या समंदर में बहुत सारे बर्फ जम जाती है तो उस समंदर की लहरें और वहाँ की तूफानी हवाएं कई बार इन बर्फ के पत्थरों को समंदर से बाहर फेंक देती हैं, जिससे फिर इंसानों की आम जिंदगी में लिटरली आइस सुनामी आ जाती है। नंबर 4, झाग का तूफान। हमारी दुनिया अनदेखे अनजाने नेचुरल फिनोमेना से
भरी पड़ी है। और इसी लिस्ट में अगला नाम है फोमी स्टॉर्म का, जिसने एक बार ऑस्ट्रेलिया के बीचेस पर लोगों को बारिश के साथ साथ ये फ्री बबल बाथ का लुत्फ उठाने का मौका दिया। अब असल में इस झाग वाले प्रचंड तूफान में जाने से लोगों को मना किया गया था, क्योंकि इसमें पानी के सांपों, पेड़ों की टूटी फूटी डालियों और साथ साथ समंदर का मलबा यानी डेब्रिस होने से लोगों की जान को बड़ा खतरा हो सकता था। पर जो मना की हुई बात मान ले वो इंसान ही क्या, है ना। तो बस ये लोग बीचेस पर पहुंच गए और दोनों हाथों पैरों से लूट लूट कर इन बुलबुलों का मजा उठाने लगे, जिसमें बच्चे, बूढ़ों से लेकर कुत्तों ने भी खूब मजा किया। इस सी फोम की आंधियों ने पहले भी कुछ जगहों को अपने दर्शन दिए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, फ्रांस और स्पेन जैसे कई देशों के नाम शामिल है। पर ये झाग जिन चीजों से बनता है वो सुनकर आप भी इसमें कूद पड़ने से तौबा कर लोगे, क्योंकि इस फोम में मरे हुए जानवरों और मछलियों के प्रोटीन, समुद्री काई, फंगस, बैक्टीरिया और समुद्र का नमकीन पानी होता है। और जब इन सारी चीजों से भरे जूस को तेज हवा, तूफान, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें शेकअप करती हैं, तब ये अपने इस असाधारण रूप में खुद को बदल देती है। नंबर 5, जायंट हेल स्टॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हेल स्टॉर्म यानी ओला वॉलीबॉल के साइज का था, और तो और सबसे भारी भरकम हेलस्टोन 1 किलो से भी ज्यादा का था। मतलब गलती से भी ये तुम्हारे नारियल जैसी खोपड़ी से टकराता तो तुम्हारी खोपड़ी का सारा नारियल पानी बाहर आना तय ही था। इस तरह की छोटी छोटी गोटियों वाले ओलों के मजे लेना तो आम बात है, लेकिन जब यही गोटियां टेनिस बॉल के साइज की हो जाती हैं, तो कुछ ऐसा होता है ना, खौफनाक मंजर। इस बिन बुलाए आसमान से टपके हेल स्टॉर्म ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को काफी नुकसान किया था, और जब मैक्सिको में इस हेल स्टॉर्म ने अपनी कृपा दृष्टि की तो इसने रातों रात सारे रास्ते, लोगों के घरों और कारों को 5 फीट मोटी बर्फ में दफन कर दिया था। और इससे बाहर आने में वहाँ के लोगों को आर्मी और इमरजेंसी सर्विसेज की मदद बुलानी पड़ी थी, जिसके बाद इन्होंने इस हेल स्टॉर्म से छुटकारा पाया था। पर आखिर ये गोटी के जितने छोटे हेल स्टोन्स को टेनिस बॉल के साइज का कौन बना देता है? वेल, इसका रीजन है आंधी और तूफान, जिससे आसमान से गिरते हुए पानी की बूंदें जमकर नीचे आने की बजाय ऊपर की तरफ उड़ते हुए आगे बढ़ती हैं, और जितनी ज्यादा तेज तूफान इन्हें ऊपर की ओर धकेलता है, उतनी तेजी से इन पर बर्फ की परत चढ़ती चली जाती है, और बढ़ते बढ़ते इनका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये टेनिस बॉल को भी पीछे छोड़ देती है। और आखिरकार जब हेल स्टॉर्म की तेज तूफानी हवाएं इनका भार नहीं उठा पाती, तब ये टेनिस बॉल साइज हेल स्टोन्स नीचे गिर जाते हैं और हर तरफ तबाही मचा देते हैं। नंबर 6, मौत का ठंडा जाल। अब बात करते हैं फिंगर ऑफ डेथ की, वो नेचुरल फिनोमेना जिसका नाम उसके काम की खौफनाक दास्तान बयान करता है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक जिंदा चीज को अपने ठंडे हाथों से मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। इन फिंगर ऑफ डेथ का मौत का खेल असल में आर्टिक ओशियन के बर्फीले समंदर में खेला जाता है, जिसकी शुरुआत बर्फ की परतों के बनने से शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे पानी पर बर्फ की सतह जमती जाती है, पानी और नमक यानी साइंटिफिक भाषा में बोला जाने वाला ब्राइन पानी से अलग होता जाता है और धीरे धीरे सुमादी में ओशियन फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर ये अपने विनाश और बर्बादी वाले हाथों से समुद्र की सतह पर रहने वाले सारे ही जिंदा चीजों को लाश बनाकर जमा देता है। और ऐसा होना सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इस ब्रिन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। अब हालांकि इस फिंगर ऑफ डेथ के बारे में साइंटिस्ट ने 1960 में कई सारी थ्योरीज दे डाली थी, पर हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन की कोई वीडियो नहीं थी। पर फिर थैंक्स टू बीबीसी के खतरों के खिलाड़ी, जिन्होंने फ्रोजन प्लैनेट सीरीज में इसका वीडियो दुनिया के सामने रख दिया। नंबर 7, मौत के गड्ढे। क्या आप जानते हैं साइबेरिया में मौत के ये कुएं कौन बना रहा है? नहीं तो मैं बताता हूँ। ये 50 फीट से 100 फीट गहरे यानी 6 माले से भी विशाल और खौफनाक कुएं परमाफ्रॉस्ट एक्सप्लोजन नाम के नेचुरल फिनोमेना से साइबेरिया में बन रहे हैं, और ये खुद ब खुद बिना किसी गोला बारूद के फट पड़ते हैं। इनफैक्ट इस परमाफ्रॉस्ट एक्सप्लोजन की डिस्कवरी साइंटिस्ट ने सन 2013-14 में की थी, और तब से लेकर अब तक इन्हीं परमाफ्रॉस्ट क्रिएटर की तलाश में साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली साइबेरिया के अंदर 17 परमाफ्रॉस्ट एक्सप्लोडेड क्रेटर ढूंढ निकाले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा क्रेटर यमल पेनिसुला में पाया गया। क्रेटर 17 इंचेस है, जो कि पूरे 100 फीट गहरा है। और आप मानोगे नहीं, पर इन परमाफ्रॉस्ट की डिस्कवरी ने अपनी मिस्ट्री से दुनिया भर के साइंटिस्ट के दिमागों को एक्सप्लोड कर दिया था, क्योंकि आधे लोगों का मानना था कि ये बिजली के गिरने से बनते हैं, और वहीं दूसरे आधे लोगों का मानना था कि ये अंतरिक्ष से टपकने वाले मेटेराइट्स के गिरने से बनते हैं। पर इन दोनों बातों का हकीकत से कुछ लेना देना नहीं था। तो फिर सच क्या है? कोई है जो हमें हकीकत से वाकिफ करा सकता है? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब हमारे साइंटिस्ट देंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से इस परमाफ्रॉस्ट यानी बर्फ के नीचे जमी मिट्टी के फटने का पॉसिबल कारण ढूंढ निकाला, जिसे उन्होंने इस मिट्टी में जमा हुई मीथेन गैस को बताया, जो इस मिट्टी में दफन पेड़ पौधों और जानवरों के शवों के सड़ने से बनी हुई है। जब जब ये गैस एक हद से ज्यादा जमा हो जाती है, तो वो सीधा ऊपर की जमीन के परत को फाड़कर अपने अंदर का सारा माल मसाला बाहर उछाल देती है, और इसी से यही परमाफ्रॉस्ट क्रेटर का जन्म होता है। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक वो अब भी इस
इसे पूरी तरह नहीं समझे हैं। इसे समझने में साइंटिस्ट को ना जाने और कितने साल लगे। पर मुश्किल बात ये है कि साइबेरिया के एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 7000 अंडरग्राउंड परमाफ्रॉस्ट ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले समय में फट पड़ने की कगार पर हैं। अब फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इनमें से कौन सा नेचुरल फिनोमेना तुम्हें सबसे ज्यादा खौफनाक लगा और किसे तुम अपनी आंखों से देखना चाहोगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की लाइटनिंग कहीं मिस ना कर दो। जल्द मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।